नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर लैब में आपका स्वागत है। रिपोर्टर लैब में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब का सिलसिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज हंगामेदार रही और जमकर सरकार के पक्ष के सांसदों ने विपक्ष पर हमला बोला। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 15 दल शामिल हुए, जिसमें एक टीएमसी रही जो कि शामिल नहीं हुई। वहीं सत्र के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, वैसे ही सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के नेता लगातार राहुल के बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। एक तरफ पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है, उनको इस चीज के लिए सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल का बयान कहीं से भी शोभनीय नहीं है, उन्हें देश में आकर माफी मांगनी चाहिए और सदन के राज्यपाल या फिर सदन के अध्यक्ष भी उन पर कार्रवाई करे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष के हमले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर पीएम जाकर बाहर बोले तो वो सही और राहुल बोले तो गलत। ऐसा दोहरा रवैया पर कैसे चलेगा? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 45 साल से सांसद रहा हूं, आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि सदन में को स्थगित कर दिया जाए, सदन को चलने नहीं दिया जाए। ये सरासर गलत है। वहीं आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने कहा कि यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि यह ओछी राजनीति है बीजेपी की। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और देश के अंदर अडानी मुद्दे पर कांग्रेस, केंद्र और भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। खबर का ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, जिसके लिए अब विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 17 मार्च से ये दूसरे चरण का जो सत्र है वो चालू हो जाएगा, जिसको लेकर के विपक्ष रणनीति बना रहा है कि सरकार को उनके तमाम मुद्दों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोपों की काट के लिए पूरा खाका तैयार किया है। पहले की तरह 17 मार्च को भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस और इनेलो ई टेंडरिंग, सरपंचों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सवाल पर निशाना साधेगी। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस ने चलो राजभवन का नारा देकर धरना दिया। इसमें कांग्रेस प्रभारी के साथ पीसीसी अध्यक्ष और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार के एजेंसी के दुरुपयोग और सरकारी कंपनियों को बेचने के विषय में चर्चा हुई। कांग्रेस ने कहा कि देश में जांच करने वाली संस्थाएं अब मौन क्यों हैं? बीजेपी के गलत नीतियों के कारण जनता पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में चंडीगढ़ कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट पर इकट्ठे हुए और राजभवन की ओर मार्च शुरू किया। कुछ ही देर चलने पर बैरिकेड लगाकर के पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोके जाने पर कांग्रेस ने नेता और कार्यकर्ता वहीं पर बैठ गए। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। नेताओं ने प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो 17 मार्च से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर के विपक्ष रणनीति बना रहा है कि सरकार को किस तरह घेरा जाए और जो आम लोगों से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उनको सदन में उठाने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इधर उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केतुरा। के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष पूरे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करता रहा और विपक्ष के सदस्यों की ये मांग, विपक्ष के सदस्यों का ये हंगामा सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा है। सत्ता पक्ष ने साफ तौर पर इसकी निंदा की है और कहा है कि विधानसभा की जो आचरण नियमावली है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विपक्षी सदस्यों को जहाँ सहयोग करना चाहिए, जहाँ विकास के लिए सरकार का सहयोग होना चाहिए था, वहाँ पर विपक्ष अपनी एक नजर दिखाए हुए है। ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार जो संकल्प लेकर चल रही है, राज्य के विकास का जो संकल्प धामी सरकार ने लिया है, वो आने वाले दिनों में पूरा होगा और उसका आज एक झलक, उसकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य के विकास की बात करते हैं, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए अपने उस संकल्प को दिखाने का काम भी किया है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसैंण। आज का सोमवार उत्तर प्रदेश के लिए सौगातों वाला सोमवार रहा। आज सोमवार के दिन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आखिरकार क्या कुछ दी यूपी को सौगात, बता रहे हमारे सहयोगी आदित्य नारायण। मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ में 2 दिवसीय दौरे पाए हैं। इन 2 दिवसीय दौरों में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और बहुत सी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सड़कों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में कुल 18 परियोजनाएं हैं, जिसमें 6 का उन्होंने लोकार्पण किया और 12 का शिलान्यास किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद भी थे। यह कार्यक्रम दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह प्रातःकाल वह 400 फरियादियों से भी मिले, उन फरियादियों की समस्या सुनी और उनके निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। योगी जी ने मन से विपक्ष को ललकारा, विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और उन्होंने विपक्ष की द्वारा किए गए पुराने कार्यों पर और अपने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा किए गई योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराया। एक और सीएम सौगात दे रहे थे तो वहीं विपक्ष बवाल की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बता रहे हमारे सहयोगी शरीफ नवाज। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महोबा पहुंच चुके हैं। उनके द्वारा 3500 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चालू होने से यहाँ के लोगों को लाभ मिल चुका है और फिर दोबारा यहाँ पर सड़कों का जाल बुनने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के तहत आज 9 परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा करीब 3500 करोड़ की लागत से बन रहे इन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। और विदेश में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। ऑस्कर अवार्ड 2023 में इस बार भारत का डंका बजा है। आपको बता दें, इस बार RRR के सबसे प्रचलित गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसी के साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को भी इस बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी SS राजामौली की फिल्म के गाना नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गुनीता मोंगा को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। इन दोनों फिल्मों को पुरस्कार के लिए सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी, कई नेताओं ने इस फिल्म को अवार्ड मिलने के साथ लोगों को बधाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि RRR की टीम और द एलिफेंट विस्पर की पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई हो। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है देश के लिए। बता दें कि जब इस ऑस्कर अवार्ड का नाम अनाउंस हुआ था, उस दौरान स्टेडियम में जो है तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम उठ गया था और खुद दीपिका पादुकोण ने इसका अनाउंसमेंट किया था। दीपिका पादुकोण भी ब्लश करने लगी थी, साथ में उनके आंख में आंसू भी आ गए थे, जो कि बहुत ज्यादा हंसने और गौरवान्वित करने वाला पल है। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। ज्यादा अपडेट्स क्या है बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। रोल प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज उमेश पाल के परिवार ने एक त्रयोदशी का कार्यक्रम रखा, जिसे तेरही भी कहा जाता है। दरअसल होली पड़ने की वजह से जो उनका तेरही का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ा दिया गया था और आज बाकायदा उनके परिवार के लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस मौके पर न सिर्फ उमेश पाल बल्कि जो उनके साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी जो गनर लगे थे, जिनकी भी इस घटना में मौत हुई थी, उनकी भी फोटोग्राफ रखी गई थी और तमाम जो उमेश पाल के मिलने वाले और पुलिस के लोग हैं उन्होंने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन पर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। तो कहा जा सकता है कि आज भावभीनी माहौल में एक बार फिर उमेश पाल के घर में कई लोग जो उनके समाज से जुड़े लोग हैं या उनके परिवार से जुड़े लोग वो इकट्ठा हुए। दरअसल उमेश पाल की बाकायदा सुनियोजित तरीके से जो शूटर से उन्होंने हत्या की थी, इस हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि इसे राजनीतिक रूप से भी पूरी
दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम में जो यहाँ के अतीक अहमद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बाहुबली छवि वाले नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी उनका जुड़ाव रहा है, उन पर सीधा आरोप लगा। न सिर्फ वो बल्कि उनकी पत्नी, उनके भाई और उनके परिवार के लोगों के नाम FIR कराई गई। और उसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में आगे बढ़ रही है। अब तक 2 इनकाउंटर भी कर चुकी है। साथ ही साथ PDA ने कई मकानों को चिन्हित किया, जिसमें से 4 मकानों को जमींदोज किया जा सका। तो कह सकते हैं कि आज तेरही के जरिए फिर एक बार उमेश पाल के परिवार ने मांग की है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह से उमेश पाल और उनके गनर की हत्या की गई है, तो ऐसे मामले में इन लोगों को, जो इसमें आरोपी हैं, जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से उन्होंने एक बार फिर मांग दोहराई है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। और आखिरकार टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। भारत में सोमवार की सुबह क्रिकेट फैंस के लिए सवालों से घिरी हुई थी। क्या भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगा? क्या श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? तो वहीं कई सवाल क्रिकेट फैंस की नजरों में थे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दिन है आज टेस्ट मैच का, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच का भी आखिरी दिन था। वहीं इस आखिरी दिन में जो टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला, शायद ही वो कभी क्रिकेट इतिहास में पहले देखने को मिला होगा। क्योंकि एक तरफ जहां श्रीलंकाई टीम अति उत्साहित थी कि आज हम अपने पहले टेस्ट मैच को जीतकर श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम जो चाह रही थी कि हम किसी भी तरीके से श्रीलंका को हरा दें। हालांकि अक्सर ये माना जाता है कि बड़े लीग्स में न्यूजीलैंड हमें हमेशा से टक्कर देती है और भारत को पटकर ही देती है, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड की वजह से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आखिरी दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए 285 रन चाहिए थे, और वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन आखिरी दिन ने शतक लगाया और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई, और इसी के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। बीते 9 मार्च को फिल्म इंडस्ट्री ने टीवी इंडस्ट्री का एक सितारा खो दिया। सतीश कौशिक की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई, लेकिन अब सतीश कौशिक की मौत मिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। अभिनेता सतीश कौशिक की मौत अब जो है मिस्ट्री बनते जा रही है। आपको बता दें कि लास्ट टाइम जिस फार्म हाउस में वो पहुंचे थे, होली का आयोजन वहां पे रखा गया था और उस फार्म हाउस में वो डांस करते हुए भी नजर आए थे। उस फार्म हाउस के मालिक विकास मालू पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं, उनकी खुद की पत्नी ने खड़े किए हैं। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक को जब सीने में दर्द हुआ तो पहली मंजिल पर स्थित कमरे में थे। दर्द होने पर वो पहली मंजिल से नीचे उतरकर खुद को पोर्चे गाड़ी में बैठे और ये खुलासा हुआ फार्म हाउस में लगे CCTV के साथ। कपाड़सेहड़ा थाना पुलिस ने फार्म हाउस में CCTV कैमरे में DVR को जब्त कर लिया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर की देखरेख में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम ने रविवार को फार्म हाउस का दौरा किया। फार्म हाउस में जितने भी लोग उस दिन मौजूद थे सभी से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि अभिनेता ने पार्टी में करीब 45 मिनट तक डांस किया था। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार होली की पार्टी में 20 से 22 लोग शामिल हुए थे। 3 बजे पार्टी खत्म हुई थी और सबसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार कमरे से डाइजिन व पेट सभा की एक बोतल भी मिली है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाइयां भी मिली गई है। ये दवाइयां उनके मैनेजर के पास ही रहती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभिनेता सतीश कौशिक एक फिल्म बनाने वाले थे। इस फिल्म की डील के लिए वो विकास मालू से बात करने के लिए फार्म हाउस गए थे। बता दें कि विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी ने शिकायत में सतीश कौशिक व विकास की एक तस्वीर साझा करने की बात कही है। महिला का आरोप है कि दुबई में हुई पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेटा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सानवी व विकास के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था। ऐसे में पुलिस बदले की भावना से भी जांच कर रही है। आपको बता दें पुलिस हर एक पहलू से सतीश कौशिक की मौत की जांच कर रही है। इसी के साथ जानकारी दे दें कि सतीश कौशिक की बेटी और पत्नी से भी पुलिस आगे चल के पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कि ये मौत सिर्फ एक हार्ट अटैक था या फिर कोई बड़ी साजिश था। निकी के साथ कैमरा पर्सन मैं स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के अमरोहा में टोल कर्मियों की एक बार फिर से दबंग है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान।
अमरोहा में टोल कर्मियों की दबंगाई सामने आई है, जहां पर ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध तरह से वसूली का मामला सामने आया, जहां पर ट्रक चालक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जहां पर दबंगाई दिखाते हुए टोल कर्मचारी ने ट्रक चालक से ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसने ओवरलोडिंग ना होने की बात की, जिस पर दबंगाई दिखाते हुए टोल कर्मी ने उसको गालियां दी हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं, जिसका वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां पर जोया टोल प्लाजा पर एक डीसीएम में सामान लद कर जा रहा था, जहां पर ओवरलोडिंग नहीं थी उसमें, लेकिन टोल कर्मी का कहना है कि उसमें ओवरलोडिंग है, जिसके चलते उसने अवैध वसूली करने का प्रयास किया। लेकिन जब चालक ने कहा कि इसमें ओवरलोडिंग नहीं है, उसके बाद भी टोल कर्मी ने उसके साथ अभद्रता दी, गंदी गंदी गालियां दी, जिसके बाद उसने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमरोहा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार टोल कर्मियों के मामले सामने आए हैं। जो है टोल प्लाजा अक्सर विवादों में रहता है, जहां पर लगातार टोल कर्मचारी जो है दबंगाई दिखाते हुए नजर आते हैं, किसी के साथ मारपीट तो किसी के साथ अवैध वसूली तो किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि अमरोहा प्रशासन या संबंधित पुलिस इस पर किस तरह की संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। यूपी का रायबरेली का नशेड़ियों का हब बन गया है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। इस बार होली पर्व पर रायबरेली जिले में शराब की बिक्री 3 करोड़ से ज्यादा की गई है। आपको बता दें, रायबरेली जिले में शराब के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ये हम नहीं, आबकारी विभाग का आंकड़ा बता रहा है कि रायबरेली जिले का जो पुराना रिकॉर्ड था वो पार हो चुका है और रायबरेली जिले में 6, 7 व 8 मार्च को जो शराब की बिक्री हुई है, आम दिनों से अत्यधिक बिक्री देखी गई है और वो 3 करोड़ से अधिक की बिक्री इस बार की गई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से जिले में शराब के शौकीनों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि रायबरेली जिले में जो शराब के शौकीनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, वो ज्यादातर युवाओं की देखी गई है और जो होली के पर्व पर देखा गया है कि जिले में जो शराब के शौकीन थे, आमतौर पे जो लोगों में शराब का नशा देखने को मिला है, ज्यादातर युवाओं को इस ओर देखा गया है, क्योंकि आम जनमानस में जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि युवाओं में जो शराब का शौक है वो ज्यादातर देखने को रायबरेली में मिल रहा है। आपको बता दें, कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो रोड पे ऐसे खुलेआम शराब के शौकिया लोग रोड के किनारे शराब पीते हुए देखे गए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। इधर मैनपुरी के अंदर एक वृद्ध महिला की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र में 72 वर्षीय वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले, बेबर थाना क्षेत्र के गांव में अचानक घर में सो रही वृद्ध की शारदा देवी 72 वर्षीय हैं, पत्नी नेत्रपाल की हत्या कर दी गई है। हत्या होने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वहां जाकर छानबीन शुरू की है। तो वहीं घटना का औचक निरीक्षण करने के लिए एसपी विनोद कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने, दोनों ही अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी धारदार हथियार से वृद्ध महिला का गला रेता गया है, जिससे महिला की मौत हो गई है। दोनों मृतका के बेटों ने पोस्टमार्टम हाउस पर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने नगला बेवर के किल्ली गांव की रहने वाली थी शारदा देवी, और वह जब सुबह उठे 4 बजे, जब सुबह उन्हें उठ के देखा तो तब उनकी मृत अवस्था में उनकी शव को बरामदे में पड़ा हुआ पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उधर यूपी के संभल में एक मीडिया कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। बीजेपी की मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ किया, इसी को लेकर के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की मंत्री हैं गुलाबो देवी, वो किसी जनसभा को संबोधित कर रही थी और होली मिलन का प्रोग्राम कर रही थी। तो बताया जा रहा है कि खड़ुआ गांव है और वहां पे पहुंची थी, तो होली मिलन का प्रोग्राम चल रहा था, अपने बारे में बता रही थी कि हमारी सरकार ने 5 साल में कितने कार्य किए हैं। इसी को लेकर के एक पत्रकार खड़ा था वहां पर और पत्रकार ने सीधा जवाब पूछ लिया कि आप खड़ुआ गांव में आई थी और उनका जो है खड़ुआ गांव बताया जा रहा है, उसी गांव में आपने वादा किया था कि मेरी द्वारा मैं जीतती हूं तो गांव के मंदिर की बाउंड्री कराऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी और जो गांव में बरात घर होता है उसे बनवाऊंगी और गांव के जो
शौचालय बनाए जाते हैं, तो उसी को लेकर के उसने सवाल पूछ लिया। अब ये सवाल पूछना जो है पत्रकारों को भारी पड़ गया है। इसी को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पर लेकिन ये नहीं पता था कि जो पत्रकार है वो गांव का पत्रकार था और तथाकथित पत्रकार बताया जा रहा है। इसी को लेकर के जो मंत्री हैं यहाँ की गुलाबो देवी, उनसे बीजेपी की मंत्रियों से सवाल पूछना पत्रकार के लिए भारी पड़ गया है। पुलिस की जो चंदोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी जो पत्रकार है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पत्रकार का मानना है कि जिस तरीका से पत्रकार से बात की गई, तो पत्रकार का कहना है कि गांव में इन्होंने वादे किए थे और इन्होंने गांव में गोद लेने का वादा किया था कि जब हम दोबारा हमारी सरकार आएगी तो हम जो गांव में कार्य कराएंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने सवाल जो पूछ लिए हैं। आज ये जो जनपद संबल में जिस तरीका से एक राजनीति की जा रही है और जो विपक्ष है इसी को लेकर के वीडियो ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया पर डाल रहा है और उनके सवाल जवाब पूछ रहा है। लेकिन मंत्री से इस मामले में बात की गई तो मंत्री का कहना है कि हमें इस मामले में जानकारी नहीं है और हमने कोई भी FIR नहीं कराई है। लेकिन बीजेपी के समर्थन जो इनके कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। उधर आगरा के अंदर मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह सुबह जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि आगरा के थाना सागंज क्षेत्र के रेलवे किनारे पर एक अज्ञात युवक के द्वारा एक 9 वर्षीय लड़की का बलात्कार कर दिया है। लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको इलाज के लिए अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। हालात को देखते हुए लोगों ने जाम लगाया। मौके पर पहुंचे DCP सिटी विकास कुमार के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। फिलहाल बता दें कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। युवक की तलाश के लिए लगभग 6 टीमों का गठन किया गया है। वहीं आगरा पुलिस लगातार मामले के खुलासे को लेकर परिवारजनों को आश्वस्त करती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार लड़की के बलात्कार के मामले में आगरा पुलिस कब तक खुलासा करेगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। इधर हरदोई में भी रेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपी रेप के साथ साथ हत्या का भी उस पर आरोप है, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। एक बार फिर मासूम के साथ हैवानियत दिखाई गई है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन ही पहले पचदोरा थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अब दोबारा एक मामला लोनार थाना क्षेत्र में आया है, जहां एक मासूम के साथ चॉकलेट खिलाने के बहाने एक युवक लेके गया और उसके साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद में उसे गंभीर हालत में उसके घर के बाहर छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लोनार थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे फिर जब वो लड़की को परिजनों ने देखा तो लड़की अस्त-व्यस्त खून से लथपथ थी। उसको तत्काल प्रभाव से अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उसे घायल बताया है और काफ़ी उसकी हालत नाजुक बताई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेके वो आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया। हालांकि अभी लड़की की हालत ठीक है और वो अस्पताल में एडमिट है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर जालौन में भी पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है, जहां औरतों, बच्चों व युवकों समेत 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे व लात घूंसे भी चल गए हैं। वहीं मारपीट का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा है। वहीं जहां पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुए मारपीट को लेकर यह किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट का यह लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। जहां मारपीट का यह लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो में महिलाएं, बच्चे व औरतों व युवकों समेत कई लोग आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जालौन पुलिस हरकत में आई और जालौन पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। जहां मारपीट के लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास का है, जहां बघौरा बाईपास पर पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी। वहीं मारपीट इतनी बढ़ी कि एक दूसरे में लाठी डंडा व लात घूंसे भी चल गए हैं, जिसका वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर
सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद उरई कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर यूपी के जौनपुर के अंदर दवा बनाने वाली कंपनी में विस्फोट हो गया और विस्फोट से एक युवक की मौत हो गई। बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में आज उस समय हड़कंप मच गई कि जब दवा बनाने की फैक्ट्री में एकाएक विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों झुलसे व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि दवा बनाने की फैक्ट्री थी, केमिकल युक्त जो है और तेल बनाने का जो है और फैक्ट्री में काम किया जा रहा था। वहीं पुलिस जो है घटना की जानकारी मिलती पुलिस भी मौके पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। पूरा मामला जो है जौनपुर के खाकजी टोला का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।